नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी कक्षा YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज का अध्याय नंबर 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद कई बार हमें लगता है धरती माँ हमसे कह रही है, बेटा पहले मुझे बचा ले और बाद में नोट्स बना लेना। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पिछले 4 वर्षों के प्रश्न जो बोर्ड ने हमें बार बार फेंक कर पूछे हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण और विकास। तो 1992 में दक्षिण अमेरिका में एक देश स्थित है जिसका नाम है ब्राजील, और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन का नाम ही पड़ जाता है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। और इस सम्मेलन में है वो पृथ्वी पर पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा की जाती है। इसलिए इस सम्मेलन का नाम भी हम कई बार क्या कह देते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी सम्मेलन और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन एक ही है और इसका आयोजन हुआ था ब्राजील में और हुआ था 1992 में। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया? तो एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 2, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को किस संस्था ने प्रकाशित किया? तो यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी क्लब ऑफ रोम द्वारा और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1972 में। और इस पुस्तक में बात की गई थी कि किस प्रकार पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं। और इसी से संबंधित एक और रिपोर्ट थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट को छापा था बर्टलैंड ने और यह रिपोर्ट छपी थी 1987 में। और इस रिपोर्ट में चेताया गया था कि जो वर्तमान समय में आर्थिक विकास के तरीके चल रहे हैं वे टिकाऊ नहीं है। यदि इसी प्रकार विकास चलता रहा तो निकट भविष्य में पृथ्वी के जलवायु और पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएंगे और जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित और प्रश्न पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य विषय। तो इसका मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं, यानी सामान्य तापमान बढ़ जाता है, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें शामिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछना चाहे तो यह भी पूछ सकता है दो ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। यह सभी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल की जाती हैं। और जो ये प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था, इसने प्रोटोकॉल से भारत और चीन को छूट दी गई थी क्योंकि ये विकासशील देशों में आते थे और यदि ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करेंगे तो यहाँ पर जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। और यदि उद्योग बंद हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था रुक सी जाएगी, यानी वे विकसित कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए भारत और चीन को इस प्रोटोकॉल से छूट दी गई थी और इस प्रोटोकॉल पर भारत ने साइन किए थे 2002 में और यह प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005 में। ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ? यानी पहले प्रश्न में हमने चर्चा की थी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन एक ही नाम है। तो यह आयोजित हुआ था ब्राजील में और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो देख लीजिए, ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो और इसी शहर में है वो 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार जापान का एक शहर था क्योटो और क्योटो में हुआ था एक प्रोटोकॉल जिसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल, जहां पर ग्रीन हाउस गैसों पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उसके उत्पादन में किस प्रकार कटौती की जा सकती है उस पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार भी बने थे। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज्यादा नुकसान होगा? शायद इस प्रश्न को हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ लिया था, समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव।
तो वैश्विक ताप वृद्धि के कारण दुनिया में जो कोई भी बर्फ है वह पिघल जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ऐसे देश जो द्वीप के रूप में समुद्र के बीचों बीच स्थित है या समुद्र के किनारे हैं वे डूब जाएंगे। तो मालदीव है वो समुद्र के बीच में है, तो वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? मालदीव को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? देख लो, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, तो यह हुआ था 1992 में। आपको हर चीज याद रखनी है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में हुआ था और यहाँ पर एक एजेंडा भी स्वीकृत किया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। यदि एग्जामिनर कुछ यूनिक प्रश्न पूछना चाहिए तो यह प्रश्न पूछ सकता है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया? तो यह रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या विश्व पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1992 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह देखो, क्योटो प्रोटोकॉल संधि पर खाली जगह में हस्ताक्षर किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम कई बार से पढ़ रहे हैं, देख लो। ऑप्शन भी दे रखे थे इसमें 1998 या 1997, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1997। यह जापान के शहर क्योटो में हुआ था और इस प्रोटोकॉल में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। यानी आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल पर कौन सा सिद्धांत अपनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। यानी विकसित देशों को कहा गया कि वे कड़ाई से ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए कार्य करें और विकासशील देशों को कहा गया था कि वे आने वाले कुछ वर्षों तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकते हैं और उनके बाद में उन्हें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कटौती करनी पड़ेगी। और भारत ने अगस्त 2002 में इस प्रोटोकॉल पर साइन किए थे और याद रखना है यह प्रोटोकॉल लागू हुआ है 2005 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1975 में। तो संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी दर्जा दिया था, यानी मान्यता नहीं प्रदान की थी, केवल और केवल परामर्शदायी संस्था का दर्जा दिया था। और 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने मूलवासियों की परिभाषा दी, वे लोग जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे लेकिन बाद में किसी दूसरी संस्कृति के लोगों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, उन्हें हम कहते हैं मूलवासी। और भारत में मूलवासी कौन है? तो भारत में मूलवासी में आते हैं अनुसूचित जनजाति और आदिवासी, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 8% है। तो ध्यान रखना है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ था 1975 में और यह बात करती है मूलवासियों के बारे में, यानी जो शुरुआत से ही उस जगह पर रह रहे हैं। और भारत में मूलवासी है अनुसूचित जनजाति या फिर जिन्हें हम कह देते हैं आदिवासी, और ये भारत की जनसंख्या का है टोटल 8%। हाँ, तो अगला प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वैश्विक ताप वृद्धि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं और इससे ध्रुवीय बर्फ पिघलती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। यानी ये कह रहा है कि कुछ ऐसी गैसें जो वायुमंडल में जाने के बाद पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं वैश्विक ताप वृद्धि। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यदि वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछ रहा है तो एक प्रश्न वह ओजोन क्षय के बारे में भी पूछ सकता है। ओजोन क्षय क्या है? तो ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन गैस की परत है उस परत में कमी आना ही क्या हो जाएगा? ओजोन क्षय। और इसका एक नुकसान है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वह पृथ्वी तक पहुंच जाएगी जिससे हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? तो हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और इसी सम्मेलन को हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 तय किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व की साझी विरासत से क्या अभिप्राय है? ग्लोबल कॉमन्स। तो विश्व की साझी विरासत उन क्षेत्रों को कहते हैं जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं बल्कि जिनका प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका महाद्वीप, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। यानी एक ऐसा संसाधन जिस पर कोई एक देश है अपना दावा नहीं कर सकता है, वो
पूरी दुनिया के देशों के लिए होता है उसे हम कहते हैं साझी विरासत। और इसका उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी का वायुमंडल, यानी पृथ्वी के वायुमंडल पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि यह है वायुमंडल है वो हमारा है। इसी प्रकार कोई भी देश अंटार्कटिका पर दावा नहीं कर सकता, कोई भी देश समुद्री सतह पर दावा नहीं कर सकता, और कोई भी देश बाहरी अंतरिक्ष पर दावा नहीं कर सकता। हाँ, कई बार समुद्री सीमा तय की जाती है, लेकिन उसके बाद में जो एरिया आता है वो साझी विरासत का भाग होता है। और इससे संबंधित अन्य जानकारी देख लो तो अंटार्कटिका को लेकर कई देशों के बीच में विवाद हुआ था। कई देशों ने अंटार्कटिका पर अपना दावा किया था, तो इसके समाधान के लिए एक संधि हुई थी जिस संधि का नाम था अंटार्कटिका संधि। और इसी प्रकार से एक और प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह हुआ था 1987 में। और अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल हुआ था 1991 में। तो आपको इसमें याद रखना है अंटार्कटिका संधि के बारे में, यह कब हुई, तो यह हुई थी 1959 में। हाँ, तो प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह जापान के शहर क्योटो में हुआ था और इसमें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत अपनाया गया, जिसके तहत भारत और चीन जैसे देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई दो दोष बताइए। तो इसका पहला दोष हो जाएगा रसायनों के उपयोग से भूमि और जल मार्गों का प्रदूषण, स्थानीय वनस्पतियों का विनाश और विस्थापन, उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण का प्रदूषित होना। उसके बाद में अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। उस समय उत्तराखंड नहीं था जिस समय चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय था उत्तर प्रदेश। 2000 में उत्तराखंड बना था। तो ध्यान रखना है तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य था और वर्तमान में है उत्तराखंड। और यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था जहां लोगों ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। यानी जिस प्रकार का आंदोलन जोधपुर के खिजड़ली गांव में हुआ था, इसी से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन हुआ था। और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी और उसके वनों को बचाने के लिए भी एक इस प्रकार का आंदोलन चला था। तो ध्यान रखना है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से और उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस समय उत्तराखंड नाम का कोई भी राज्य नहीं था। अगला प्रश्न है भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है। तो सबसे पहले मूलवासी की परिभाषा, वे लोग जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे लेकिन बाद में दूसरी संस्कृति के लोगों ने उन्हें अधीन कर लिया। और भारत में मूलवासियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। ये वे लोग हैं जो सदियों से अपनी परंपरा, संस्कृति और सामाजिक ढर्रे पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भारत में मूलवासी कहा गया है अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों को। इसी के साथ चिली देश के मूलवासियों को कहते हैं मापुसे और पनामा नहर के पूर्व में रहने वाले मूलवासियों को कहते हैं कुना। यदि एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है मापुसे कहाँ के मूलवासी है या कुना कहाँ के मूलवासी है। तो मापुसे हो जाएगा चिली और कुना हो जाएगा पनामा नहर के पूर्व में। तो शुरुआत करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। और पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कथन के पक्ष में आप कोई दो बिंदु संक्षेप में बताइए। तो इससे संबंधित दो बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु स्वच्छ ईंधन नीति। तो भारत क्या करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू करता है, जिसके तहत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा बिंदु हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारत ने 2016 में पेरिस समझौते का भी अनुमोदन किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न है चिपको आंदोलन के कारण व परिणाम बताइए। तो चिपको आंदोलन का कारण था सरकार निजी कंपनियों को पेड़ काटने के लिए ठेके दे रही थी और इससे पहाड़ी इलाकों में जंगल नष्ट हो रहे थे। तो यहाँ इससे परेशान होकर यहाँ के लोगों ने यह आंदोलन चलाया। लेकिन यहीं के लोगों ने जब खेती और औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी तो वन विभाग ने अनुमति नहीं दी, लेकिन निजी कंपनियों को इन्होंने पेड़ काटने के लिए अनुमति दे दी। तो इसलिए ग्रामीणों ने इनका विरोध किया था और इसका परिणाम ग्रामीण विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर कटाई रोक दी और सरकार को झुकना पड़ा। और 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई और यह पर्यावरण रक्षा का एक प्रतीक बना।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो 3 उपाय हो जाएंगे, वनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये 3 उपाय है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के। वनीकरण का मतलब है वनों की कटाई को रोकना और अधिक पेड़ लगाना। और स्वच्छ ऊर्जा, जिसमें जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोल की जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी ऊर्जा का उपयोग करना, जो प्रदूषण नहीं फैलाती है। और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसी संधियों का पालन कर कर भी हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवादास्पद है। इस कथन को संक्षेप में बताइए। हमने पीछे पढ़ा था, अंटार्कटिका को लेकर कई देशों ने दावा किया था और आखिरकार 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई थी और अंटार्कटिका विवाद का समाधान हुआ। तो देखिए इसके बारे में। अंटार्कटिका विश्व का निर्जन महाद्वीप है, यानी वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और दुनिया का 70% शुद्ध जल भी वहीं पर है। स्वच्छ जल यानी पीने लायक जल। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे जैसे कुछ देशों ने इसे अपना हिस्सा बताया और दूसरी ओर अधिकांश देशों ने माना कि यह विश्व की साझी संपदा है और इस पर कोई एक देश दावा नहीं कर सकता है। और इसी विवाद को निपटाने के लिए 1959 में अंटार्कटिका की संधि की गई थी। हाँ, तो अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो रियो सम्मेलन के बाद ही पर्यावरण का वैश्वीकरण हुआ, यानी इससे पहले विश्व के राजनेता है वह पर्यावरण के मुद्दे को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को महत्व देना शुरू किया। और इसी सम्मेलन के बाद एजेंडा 21 निर्धारित किया गया और विकास के तौर तरीकों को अपनाया गया। और इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास के बारे में बात की गई, यानी किस प्रकार से एक ऐसा विकास किया जा सके जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न से, और यह प्रश्न आ रखा है 2025 और 2022 के एग्जाम में। प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है। कारणों को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। या वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण की चिंता वैश्विक स्तर पर क्यों की जा रही है, इसके पीछे के कारण बताने हैं। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा संसाधनों की कमी। उससे पहले देख लो, 1960 के दशक से पर्यावरण विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और इसके प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण हो जाएगा संसाधनों की कमी, यानी दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि घटने लगी और मौजूदा जमीन की उर्वरता कम होने लगी और चरागाह, मत्स्य भंडार समाप्त होने लगे, जिससे भविष्य में खाद्य संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा था। तो इसलिए वैश्विक राजनेताओं ने संसाधनों की कमी पर ध्यान देना शुरू किया, जो पर्यावरण से ही संबंधित है। दूसरा बिंदु हो जाएगा जल संकट। संयुक्त राष्ट्र की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में करोड़ों जनता स्वच्छ जल नहीं पी रही है। जलाशयों में प्रदूषण बढ़ा है, जिससे लाखों लोगों की मौत होती है। आगे, ओजोन से और ग्लोबल वार्मिंग, यानी वायुमंडल में ओजोन के परत में छेद होने से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों के डूबने का खतरा भी बढ़ा है। और वैश्विक पर्यावरण संकट पर ध्यान देने का अंतिम कारण हो जाएगा वनों का विनाश, यानी वन जलवायु को संतुलित रखते हैं लेकिन उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है और जैव विविधता नष्ट हो रही है और इससे जल चक्र बिगड़ रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर पर्यावरण को वैश्विक राजनीति के विषय में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आपको बताना है 1992 के रियो सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत अपनाया गया। और इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की साझी है, लेकिन सभी देशों की भूमिका एक समान नहीं हो सकती। इसके पीछे तर्क और क्या आधार है, तो उसके बारे में बताया गया है। उत्तरी देश, जिन्हें हम कह सकते हैं विकसित देश, यानी जो पहले ही विकसित हो चुके हैं। तो दुनिया के विकसित देशों ने औद्योगिकरण के दौरान पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और आज के वातावरण में भी मौजूदा ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों की देन है। इसलिए उन्हें नुकसान की भरपाई और उत्सर्जन कम करने की मुख्य जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यानी यह कहना चाह रहा है कि जो देश पहले विकसित हो गए तो वे भी तो एक समय औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो उस समय भी तो वायु प्रदूषण हुआ होगा। तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जो इन्होंने पहले ज्यादा वायु प्रदूषण किया है वो इसकी भरपाई करेंगे। उसके बाद में जो दक्षिणी देश हैं वो अभी भी विकासशील अवस्था में है। यदि वे अभी से ही
वायु प्रदूषण पर ध्यान देना शुरू कर देंगे या गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान देंगे तो उनके औद्योगिकरण की रफ्तार रुक जाएगी और वे देश कभी भी विकसित नहीं बन पाएंगे, यानी वे हमेशा के लिए विकासशील रह जाएंगे। तो भारत और चीन जैसे देश अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। इनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए उन पर वही कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते जो विकसित देशों पर लगाए गए हैं। परिणाम इसी आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें चीन और भारत को उत्सर्जन की कटौती की छूट दी गई थी। और रियो घोषणा पत्र ने माना कि विकसित देशों के पास तकनीक और धन है, इसलिए इन्हें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यानी विकसित देश टेक्नोलॉजी के मामले में और धन के मामले में दूसरे देशों से ज्यादा समृद्ध हैं, तो विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्यावरण को सुरक्षा करने में आगे आकर भूमिका निभाए, न कि विकासशील देशों पर इस मुद्दे को डाल दे। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दों की विवेचना कीजिए। यानी कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल किया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है जलवायु परिवर्तन के बारे में, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह समझौता हुआ था 1997 जापान के शहर क्योटो में। तो मुख्य मुद्दा क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करना। इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जैसी गैसों के उत्सर्जन को कम करना। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब ये गैसें CO2, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जब वातावरण में शामिल होती हैं तो वातावरण के सामान्य तापमान को बढ़ा देती है। इसलिए ग्रीन हाउस के गैसों में कटौती जरूरी है और इस पर ध्यान दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। और उसके बाद में इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन लक्ष्यों में बात की गई थी कि विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। और इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को छूट दी गई थी और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के तहत भारत और चीन जैसे देशों को छूट दी गई थी, क्योंकि उनका ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान कम था। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भारत का क्या रुख रहा है क्योटो प्रोटोकॉल पर। तो भारत ने 2002 में इसका अनुमोदन किया और तर्क दिया कि विकसित देशों को विकासशील देशों को स्वच्छ तकनीक हस्तांतरित करनी चाहिए ताकि विकासशील देश भी पर्यावरण अनुकूल विकास कर सके। यानी जो विकसित देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विकास कर सकती है, वे टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को विकसित देशों को प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन यह एक भारत का प्रमुख सामाजिक पर्यावरण आंदोलन है और यह आंदोलन 1980 के दशक में मध्य भारत मतलब नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांधों सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन की मुख्य चिंता क्या थी, तो बांध निर्माण से हजारों आदिवासी परिवारों और स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो रहा था और साथ ही बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र और कृषि भूमि डूब रही थी। और इस आंदोलन की मांग क्या थी, तो आंदोलन ने विस्थापितों को उचित पुनर्वास की मांग की। यानी बांध बनने के बाद जो लोग विस्थापित होंगे वे कहां पर रहेंगे, जब तक कि वह जगह निर्धारित नहीं हो जाती तब तक उन्हें विस्थापित नहीं किया जाए। इसने विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाया जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गरीबों और पर्यावरण की बलि दी जाती है। यानी जो लोग इस बांधों के कारण विस्थापित होंगे और जो पर्यावरण नष्ट होगा, इन पर ध्यान देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। आगे इस आंदोलन का महत्व है, यह आंदोलन अहिंसक था। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया गया था। इसने विकास की कीमत कौन चुकाए जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए। यानी सरकार से पूछा कि आप जो बांध निर्माण कर रहे हैं और इसके बाद में जो लोग विस्थापित होंगे, जो पर्यावरण का नुकसान होगा, इसकी कीमत कौन चुकाएगा। इसने दिखाया कि पर्यावरण आंदोलन केवल पेड़ों और नदियों के बारे में नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के भी बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक लिखी थी क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित की थी, लिखी नहीं थी। और कब प्रकाशित हुई, 1972 में। यह बात करती है पृथ्वी की बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों पर। उसके बाद में अगली पुस्तक है अवर कॉमन फ्यूचर। यह छापी थी बर्टलैंड ने, तो इसका नाम भी पड़ गया बर्टलैंड रिपोर्ट, और यह छपी थी 1987 में। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को, एग्जाम में आ सकता है। मूलवासी, तो भारत में मूलवासी है अनुसूचित जनजाति या जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, और यह भारत की आबादी का कुल 8% है। इसी के साथ ही यह चैप्टर होता है पूरा। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।